हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम के बारे में। पहले हम पैरामीशियम की जानकारी क्लासेस में ले चुके हैं, ऑफलाइन क्लासेस में। आज हम जो है इसका नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है जनन से। किस प्रकार से पैरामीशियम में जनन संभव हो पाता है। आपको पता है कि पैरामीशियम एक प्रोटोजोवन है और प्रोटोजोवन जितने भी होते हैं सभी के सभी एक कोशिकीय होते हैं। तो एक कोशिकीय अगर प्राणी है तो उसमें जो जनन संभव होगा वो जनन जो होगा एक कोशिका विभाजन की तरह कार्य करेगा। अगर कोशिका विभाजन होता है तो दो प्रकार से कोशिका विभाजन जो है वो संभव हो पाता है। एक होता है माइटोसिस द्वारा और दूसरा होता है मियोसिस द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। तो पैरामीशियम में हमने जो पहले चर्चा की है वो इन पॉइंट्स पर चर्चा की है जो आप घर पर पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में पहले बता चुका हूं आपको। पहला है इसका परिचय, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी इसके आवास की, कहाँ पर ये पाया जा सकता है, कहाँ पर इसका वातावरण जो है वो कैसा सुटेबल होता है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट हमने बात की थी इसके पोषण की। पोषण मतलब है न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन जो पैरामीशियम में होता है, किस प्रकार के जंतुओं को ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। सूक्ष्म जंतुओं को ये भोजन के रूप में ग्रहण करेगा, ज़्यादातर बैक्टीरिया या जीवाणुओं को ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। न्यूट्रिशन में ये एक पॉइंट था फीडिंग मैकेनिज्म। फीडिंग का मतलब होता है अशन। इसके बारे में भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अशन का मतलब होता है भोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है। तो ओरल ग्रूव नाम का एक एपरेटस होता है पैरामीशियम के पास में जिससे यह भोजन को ग्रहण करता है। दूसरा पॉइंट था पाचन या डाइजेशन। तो पाचन की प्रक्रिया, भोजन को ग्रहण करने के बाद में पैरामीशियम में पाचन की प्रक्रिया होती है जिसमें फूड वैक्यूल्स, खाद्य रिक्तिकाएं जो होती हैं वो इसके साइटोप्लाज्म में चक्कर लगाती हैं। सर्कुलर फॉर्म में क्या करती हैं, चक्कर लगाती हैं, जिससे खाद्य धानियां जो हैं वो धीरे 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 विलुप्त होने लगती हैं। नेक्स्ट पॉइंट उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब है इजेशन। तो इजेशन की प्रक्रिया भी पैरामीशियम में हमने पहले पढ़ ली है। और इजेशन जो होता है पैरामीशियम में साइटोपाइज नाम के एपरेटस द्वारा या ऑर्गेनल्स द्वारा संभव होता है, जिससे वो क्या करता है, खाद्य धानियों को या वेस्ट मटेरियल को शरीर के बाहर त्यागने का कार्य करता है। एक और मुख्य पॉइंट हमने इसमें पढ़ा था पैरामीशियम में, जो संकुचनशील रिक्तियां इसमें किस प्रकार से काम करती हैं पैरामीशियम में, वो पॉइंट है ऑस्मो रेगुलेशन। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परासरण नियमन। एक ही कोशिका द्वारा भोजन को ग्रहण करना, श्वसन करना, ठीक है, उत्सर्जन की प्रक्रिया, ये सब जो है वो परासरण नियमन द्वारा ही पूर्ण की जाती है। बैक्टीरिया के अंदर किस प्रकार से जल के स्तर को मेंटेन रखना है वह क्रिया परासरण नियमन द्वारा की जाएगी। और परासरण नियमन की जो प्रक्रिया है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा की जाती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मतलब होता है संकुचनशील रिक्तिकाएं। यहां तक हम पहले पढ़ चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन जो है वो किस प्रकार से होगा। तो जनन की बात करते हैं। पैरामीशियम में दो प्रकार का जनन जो है वो संभव होगा। और जनन की बात करें तो एक होता है लैंगिक जनन और दूसरे प्रकार का है अलैंगिक जनन। लैंगिक और अलैंगिक जनन पैरामीशियम में किस प्रकार से संपन्न होता है इसकी बात करते हैं। तो लैंगिक जनन कौन सी प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होगा। तो लैंगिक जनन को हम इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बात करें अलैंगिक जनन की तो इसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दोनों प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं ये अलग अलग प्रोसेस द्वारा पूर्ण होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो संयुग्मन की प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है।
संयुग्मन एक विधि है लैंगिक जनन की जो केवल पैरामीशियम में होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जुगेशन। और दूसरी प्रोसेस है अलैंगिक जनन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो होता है पैरामीशियम में द्विविखंडन द्वारा पूर्ण होता है। द्विविखंडन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक कोशिकीय पैरामीशियम दो भाग में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन की प्रक्रिया होती है। कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया में कॉन्जुगेट ट्यूब बनती है, संयुग्मन नलिका बनती है, जिससे दो पैरामीशियम आपस में जुड़ते हैं तथा न्यूक्लियस या केंद्रक जो होता है वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। दोनों पैरामीशियम में जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है, पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस या दो केंद्रक उपस्थित होते हैं, जिसमें से सूक्ष्म केंद्रक जो है वो क्या होता है, दोनों पैरामीशियम में क्या हो जाता है, आपस में एक दूसरे को प्रदान कर दिया जाता है। जिसके बाद में कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है और मियोसिस होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अलैंगिक जनन की बात करें तो यहाँ पर मियोसिस जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती, यहाँ पर होता है माइटोसिस, जिसको हम समसूत्री विभाजन कहते हैं, और द्विविखंडन की प्रक्रिया यहाँ पर पूर्ण होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैरामीशियम में अलैंगिक जनन की आज। ठीक है, ये जो होगा वो एडवांस कंडीशन में पूर्ण होगा। यहाँ पर वातावरणीय कारक या पैरामीशियम के लिए जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में संयुग्मन की प्रक्रिया होती है, लैंगिक जनन होता है, और अनुकूल परिस्थितियों में फेवरेबल कंडीशन में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो सबसे ज्यादा पैरामीशियम में पाई जाने वाली प्रक्रिया है अलैंगिक जनन। ठीक है, जो उसकी अनुकूल परिस्थितियों में पूर्ण होता है, इसलिए सबसे ज्यादा पैरामीशियम में अलैंगिक जनन द्वारा जनन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। ये आप लिखिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अलैंगिक जनन किस प्रकार से पैरामीशियम में पूर्ण होगा। आइए अब आप ये जो भी है वो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। हम आगे बात करते हैं अलैंगिक जनन की। पैरामीशियम में अलैंगिक जनन द्विविखंडन द्वारा पूर्ण होता है, और द्विविखंडन की प्रक्रिया पैरामीशियम में किस प्रकार से पूर्ण होती है उसकी जानकारी हम लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसमें, तो पैरामीशियम में हम बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन की, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। और पैरामीशियम की जो हमको प्रजाति पढ़नी है, ये सब चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कोडेटम में। कोडेटम इसकी एक स्पीसीज है जिसके अंतर्गत हमको अलैंगिक जनन, जनन से जुड़ी हुई, ठीक है, सभी प्रक्रियाएं, पोषण, अशन, उसके बाद में जितनी भी इसके अंदर डाइजेशन प्रोसेस होती है वो सब हमको पढ़नी है पैरामीशियम कोडेटम में। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसका पहला पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मैंने अभी आपको बताया, ये होता है फेवरेबल कंडीशन में। तो ये अनुकूल परिस्थितियों में पूर्ण होगा। मतलब जितनी भी फेवरेबल कंडीशन है पैरामीशियम के लिए, तापमान हो गया, लाइट की तीव्रता हो गई, प्रकाश की तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी की बात करें, एसिड बेस बैलेंस हो गया, अगर पैरामीशियम के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं तभी इसके अंदर अलैंगिक जनन संभव हो पाता है, अन्यथा इसके अंदर लैंगिक जनन संभव होगा। दूसरी बात करते हैं, अगर अलैंगिक जनन इसके अंदर चल रहा है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नो गैमेट्स फ्यूजन। गैमेट्स का मतलब है शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है, या फिर इसका जो साइटोप्लाज्म है
कोशिका द्रव्य वो आपस में फ्यूज नहीं हो पाते, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। अगर गैमेट का फ्यूजन यहाँ पर नहीं हो रहा है तो जाइगोट या युग्मनज बनने की कोई भी स्थिति नहीं बनती है। इसीलिए हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर नो जाइगोट फॉर्मेशन। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं अलैंगिक जनन के कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के जाइगोट या युग्मनज का निर्माण भी नहीं होता है। युग्मनज का निर्माण यहाँ पर क्यों संभव नहीं है? क्योंकि यहाँ पर गेमेट्स का मतलब कि जो जनन कोशिकाएं हैं वो आपस में फ्यूज नहीं हो पाई हैं, इसी कारण से अनुकूल परिस्थितियों में ये पूर्ण होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जब भी पैरामीशियम में अलैंगिक जनन होता है तो इसके अंदर न्यूट्रिशन का मतलब है पोषण, दूसरी बात है पाचन, पाचन के बाद में इसके अंदर होता है फीडिंग मैकेनिज्म, भोजन कैसे ग्रहण किया जाता है, और लास्ट में होता है इजेशन या उत्सर्जन। ये सभी प्रक्रियाएं इसके अंदर बंद हो जाती हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं न्यूट्रिशन, इसका मतलब है पोषण। दूसरी बात करते हैं हम फीडिंग मैकेनिज्म की। फीडिंग मैकेनिज्म का मतलब है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, यह है अशन, अशन की क्रिया जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। उसके बाद में बात करते हैं डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब है पाचन से। पाचन में फूड वैक्यूल जो होती हैं वो साइटोप्लाज्म में सर्कुलर फॉर्म में चक्कर लगाती हैं और लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसका उत्सर्जन कर दिया जाता है। और लास्ट प्रोसेस है इसके अंदर न्यूट्रिशन, फीडिंग मैकेनिज्म, डाइजेशन और इजेशन की। इजेशन का मतलब होता है उत्सर्जन, जो साइटोपाइज द्वारा कंप्लीट किया जाता है। अब जो इजेशन की प्रक्रिया है वो साइटोपाइज द्वारा होगी, तो अगर न्यूट्रिशन ही यहाँ पर नहीं हो रहा है तो इजेशन की तो बात ही दूर है। इसका मतलब डाइजेशन भी नहीं होगा और फीडिंग मैकेनिज्म भी यहाँ पर नहीं होगा। कारण मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पर ये प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, तो ये जितनी भी प्रोसेस है यहाँ पर क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कारण क्या है? कारण ये है कि अलैंगिक जनन के समय, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर यहाँ पर ओरल ग्रूव, ओरल ग्रूव जहां से ये क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है, ओरल ग्रूव डिसअपियर होने लगती है। ओरल ग्रूव का क्या होगा, ओरल ग्रूव जो होगी वो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होने लगेगी, डिसअपियर यहाँ पर होने लगेगी, जिसके कारण भोजन को ग्रहण नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब ओरल ग्रूव ही डिसअपियर हो जाएगी तो भोजन के कण मुख के अंदर नहीं पहुंचेंगे, जिसके कारण आगे की प्रक्रियाएं जो होंगी वो इसमें रुक जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। इसके बाद में कैसे माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड होता है उन पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। तो आप ये लिख लीजिए, फिर मैं नए पॉइंट्स लिखता हूं। आइए आगे चर्चा करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी तक आपने ये जो पॉइंट्स देखे, उसके बाद में आगे जो मेन प्रोसेस है अलैंगिक जनन की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर आप एक सिंपल सा डायग्राम देख लो पैरामीशियम का। ये है पैरामीशियम का एक सिंपल सा डायग्राम, जिसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जिससे ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया होती है, बाहर सीलिया है पक्षमाप जिससे लोकोमोशन या गमन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ये है ओरल ग्रूव जिसके बारे में हम जानते हैं, जिससे भोजन के कण अंदर ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक साइटोपाइज जैसी संरचना होती है जिससे उत्सर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, साइटोपाइज। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं अभी अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन में मुख्य रूप से इन दो केंद्रकों का योगदान होता है। पहला जो केंद्रक है जिसको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूक्लियस,
हिंदी में बोलेंगे हम इसको वृहद केंद्रक। और दूसरी बात करते हैं हम माइक्रोन्यूक्लियस, जिसे हम बोलते हैं सूक्ष्म केंद्रक। दो प्रकार के केंद्रक पैरामीशियम में उपस्थित होते हैं, जिसमें से हम अलैंगिक जनन के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले मुख्य पॉइंट की। जो पहला पॉइंट है आपका, उसमें हो जाएगा माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली। इसका मतलब है माइटोसिस द्वारा माइक्रोन्यूक्लियस या सूक्ष्म केंद्रक का विभाजन होता है। माइटोसिस की प्रक्रिया आपने कोशिका विभाजन में पहले पढ़ रखी है। कोशिका विभाजन दो प्रकार से होता है, एक होता है माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। यहाँ पर क्या हो रहा है, अलैंगिक जनन हो रहा है। इसी कारण से यहाँ पर क्या होगा, माइटोसिस द्वारा इस पैरामीशियम का जो है वो द्विविखंडन होगा। दूसरी बात करते हैं, आपने माइटोसिस पहले पढ़ रखा है, इसका मतलब आपको पता है कि वहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलोप, केंद्रक आवरण विलुप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर है पैरामीशियम का, जब ये माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड होता है तो यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलोप जो होता है वो डिसअपियर नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है नो न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के ऊपर जो आवरण होता है या एनवेलप होता है वो डिसअपियर नहीं होता, सीधा ही ये जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस हो गया। अगर पैरामीशियम को दो भागों में विभाजित होना है तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्रोन्यूक्लियस को भी डिवाइड होना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैक्रोन्यूक्लियस की बात करते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड ए माइटोटिकली। इसका मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार की माइटोसिस या समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती है। यहाँ पर एमाइटोटिकली जो है वो मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड होता है। एमाइटोटिकली का मतलब है असूत्री विभाजन द्वारा, असूत्री विभाजन द्वारा। और यहाँ पर जो माइटोटिकली है समसूत्री विभाजन द्वारा। समसूत्री विभाजन द्वारा। तो यहाँ पर सूक्ष्म केंद्रक जो डिवाइड हुआ है या विभाजित हुआ है वो कैसे विभाजित हुआ है, समसूत्री विभाजन से। यहाँ पर केंद्रक आवरण जो है वो डिसअपियर, डिसॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कैसे होगा, एमाइटोटिकली या असूत्री विभाजन द्वारा इसका क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। अब हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि किस प्रकार से रिप्रोडक्शन जो है वो पैरामीशियम के अंदर चल रहा है। ये कुछ और मुख्य पॉइंट हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर ओरल ग्रूव जो होती है वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लग जाती है। अब बात करते हैं आगे डायग्राम के थ्रू। ये बना लीजिए डायग्राम, इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं, पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट है, हम बात कर रहे थे माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो किस प्रकार से डिवाइड होगा। तो माइक्रोन्यूक्लियस मैंने आपको बताया माइटोसिस द्वारा डिवाइड होता है। तो यहाँ पर माइक्रोन्यूक्लियस के अंदर एक प्रोसेस चल रही है जिसको हम कह रहे हैं माइटोसिस। और माइटोसिस का मतलब है समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं आपने सेल बायोलॉजी में या कोशिका विज्ञान में पढ़ रखी हैं, जिसमें सबसे पहले माइटोसिस के अंदर आप जानते हैं कि एक इंटरफेज होती है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंतरावस्था। इस अंतरावस्था की प्रक्रिया के अंदर कोशिका के अंदर क्रोमोसोम की जगह पर क्रोमेटिन जो है वो उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो पहले से क्रोमोसोम तो है लेकिन वो सूक्ष्म कणों के रूप में उपस्थित हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे, क्रोमेटिन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, यहाँ पर क्रोमेटिन जो है वो उपस्थित होते हैं। इंटरफेज के बाद में जैसे जैसे सेल डिवीजन आगे बढ़ता है, नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है वो होती है प्रोफेज। प्रोफेज
प्रथम अवस्था जो है इंटरफेज के बाद में वो होती है प्रोफेज, और प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होने के बाद में एक संरचना बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड बोलेंगे। ये क्रोमेटिड जो होते हैं वो क्रोमोसोम ही होते हैं, लेकिन एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम मेटाफेज की। प्रोफेज के बाद में कोशिका विभाजन में एक फेज आती है जिसको हम मेटाफेज नाम देते हैं। यहां पर क्रोमोसोम, ये क्रोमेटिड ही क्या है, क्रोमोसोम है, लेकिन हम उनको क्या बोल रहे हैं, सिंगल हैं, सिंगल फॉर्म में, इसलिए क्रोमेटिड बोल रहे हैं। तो ये क्रोमेटिड जो होते हैं, यहां पर आप क्रोमेटिड भी लिख सकते हो क्रोमोसोम की जगह पर। क्रोमोसोम अरेंज ऑन मेटाफेज प्लेट। इस अवस्था में क्या होता है, जो क्रोमेटिड होते हैं वो एक सेंट्रोमियर द्वारा ध्रुवों पर पहुंचते हैं, और ध्रुवों पर पहुंचने से इसके बीच में क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो बीच में एक कोशिका कंकाल का निर्माण करते हैं, जिससे ये क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेटाफेज प्लेट के ऊपर व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। और नेक्स्ट है एनाफेज। एनाफेज की जो अवस्था है, पैरामीशियम में हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं, अलैंगिक जनन में, तो यहां पर एनाफेज में लेंथ ऑफ माइक्रोन्यूक्लियस इज इंक्रीज। जैसे जैसे दो क्रोमोसोम या दो न्यूक्लियस अलग होंगे, डिवाइड होंगे, तो बीच में क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है। माइक्रोट्यूब्यूल जैसे जैसे खींचेगा, ध्रुवों की तरफ पहुंचेगा, तो यहां पर क्या होगा, लेंथ माइक्रोन्यूक्लियस की बढ़ती जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लास्ट टीलोफेज की। टीलोफेज की प्रक्रिया में क्या होता है, तो दोनों माइक्रोन्यूक्लियस बीच में से क्या होगा, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल होंगे वो हट जाएंगे। न्यूक्लियर एनवेलोप यहां पर डिसअपीयर नहीं होता है, इसलिए मैंने यहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा है। तो टीलोफेज में जो होगा, न्यूक्लियस आर सेपरेटेड। तो यहां पर जो न्यूक्लियस होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हो गई माइटोसिस की, जिसमें इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। टीलोफेज की प्रक्रिया में दोनों माइक्रोन्यूक्लियस जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। यहां पर हम देख लेते हैं माइक्रोन्यूक्लियस किस प्रकार से अलग अलग होंगे। ये एक माइक्रोन्यूक्लियस है, ठीक है, जो एक इंटरफेज के अंदर प्रेजेंट है, इंटरफेज या अंतरावस्था। इंटरफेज के बाद में यहीं पर एक प्रोसेस स्टार्ट होती है जो हमको दिखाई नहीं देती है, इसको ही हम बोल देते हैं प्रोफेज। यहां पर क्या होता है, क्रोमेटिड बन जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियस आपको इसी प्रकार का दिखाई देगा। नेक्स्ट फॉर्म में क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल जैसी संरचनाएं हमको दिखने लग जाती हैं, और मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट के ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं, इस प्रकार से। तो यहां पर हम इसको मेटाफेज कह सकते हैं। नेक्स्ट है एनाफेज की प्रोसेस। तो एनाफेज में मैंने लिखा है लेंथ ऑफ माइक्रोन्यूक्लियस इज इंक्रीज। तो यहां पर माइक्रोन्यूक्लियस की जो लेंथ है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज कैसे होगी, तो यहां पर जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं ये लंबाई में बढ़ जाएंगे, और यहाँ पर जो दोनों न्यूक्लियस हैं वो पोल्स पर या ध्रुवों के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एनाफेज। और लास्ट प्रोसेस जो होगी इसकी, जो दोनों न्यूक्लियस सेपरेट हो जाते हैं, ये प्रोसेस कहलाती है इसकी टीलोफेज। टीलोफेज। अभी तक केवल माइक्रोन्यूक्लियस ही यहाँ पर डिवाइड हुए हैं, मैक्रोन्यूक्लियस का विभाजन अभी यहाँ पर बाकी है। इसका मतलब मैक्रोन्यूक्लियस के विभाजन के पश्चात यहाँ पर एक साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होगी, और साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया के बाद में क्या होगा, दोनों पैरामीशियम जो होंगे वो अलग अलग भागों में विभाजित हो जाएंगे। तो अभी माइक्रोन्यूक्लियस में किस प्रकार से विभाजन हो रहा है वो आप देख लीजिए। उसके बाद में हम बात करते हैं मैक्रोन्यूक्लियस में विभाजन किस प्रकार से संभव होगा, और अंत में हम देखेंगे पूरा पैरामीशियम विभाजन कैसे होता है डायग्राम के थ्रू। अभी आप ये बनाइए, उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं।
आइए ये पोज करके आप देख लीजिएगा, हम आगे बात करते हैं कि माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो किस प्रकार से इसमें विभाजित होता है। अब हम बात करते हैं मैक्रोन्यूक्लियस की। अभी तक माइक्रोन्यूक्लियस में डिवीजन आपने देखा, अब बात करते हैं मैक्रोन्यूक्लियस की। तो मैक्रोन्यूक्लियस मैंने आपको बताया था किस प्रकार से डिवाइड होगा या विभाजन कैसे होगा इसका। तो विभाजन जो होता है वो होता है एमाइटोटिकली। एमाइटोटिकली का मतलब है असूत्री विभाजन द्वारा। असूत्री विभाजन द्वारा। असूत्री विभाजन द्वारा किस प्रकार से इसमें विभाजन होगा, तो यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स का निर्माण नहीं होता है, सूक्ष्म नलिकाओं का निर्माण नहीं होता है, न्यूक्लियर एनवेलोप भी यहाँ पर डिसअपियर नहीं होगा, और यहाँ पर किसी भी प्रकार के तारक का या सेंट्रियोल की जरूरत नहीं होती है, सेंट्रोमियर की जरूरत यहाँ पर नहीं होगी। तो पैरामीशियम का जो बृहत केंद्रक है वो सेम के आकार का होता है, सेम फली के आकार का होता है। जैसे ही इसमें विभाजन होने लगता है तो ये डंबल शेप, डंबल के आकार का इस प्रकार से अपना आकार चेंज कर लेगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, एक खांच बन जाएगी। एक खांच का निर्माण होता है जिसको हम इंग्लिश में कॉन्स्ट्रिक्शन नाम देते हैं। खांच का निर्माण हो जाता है। इसके पश्चात आकार में खांच जो है वो और अंदर की साइड में दबेगी, और आकार में जो है वो न्यूक्लियस और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेंथ जो है इसकी बढ़ जाएगी, और अंत में जो ये केंद्रक है पुनः अपने आकार में आ जाता है, लेकिन इसका द्विविभाजन हो जाता है, दो भागों में ये विभक्त हो जाता है। तो इससे क्या बनते हैं, टू मैक्रोन्यूक्लियस का निर्माण होता है। यहाँ पर टू मैक्रोन्यूक्लियस पूर्ण रूप से बन जाते हैं। देख लिया आपने, ये जो है वो डंबल शेप है, डंबल शेप, ठीक है। लेंथ और बढ़ जाएगी और अंत में क्या होगा, दोनों मैक्रोन्यूक्लियस या वृहद केंद्रक विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा। अब हम लास्ट में पढ़ेंगे कि पैरामीशियम किस प्रकार से विभाजित होता है। ये डायग्राम बना लीजिए और आगे की जो लास्ट प्रोसेस है वो अब हमको पढ़नी है। देखते हैं आगे किस प्रकार से जो है वो पैरामीशियम विभाजित होता है। तो अब जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमको पैरामीशियम का डायग्राम बनाना है और पैरामीशियम को विभाजित करना है। तो सबसे पहले जो पैरामीशियम है उसका हम नॉर्मल या सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बना देते हैं जिससे ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। दूसरा, हम यहाँ पर दो केंद्रकों का निर्माण करते हैं पैरामीशियम में, एक माइक्रोन्यूक्लियस और एक मैक्रोन्यूक्लियस। उसके बाद में बात करते हैं हम ओरल ग्रूव की, जिससे भोजन का अंतःग्रहण किया जाता है। पैरामीशियम में दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स उपस्थित होती हैं और पैरामीशियम के ऊपर लोकोमोशन के लिए सीलिया उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर पक्षमाप जो हैं वो उपस्थित होंगे। हमको विभाजन की बात करनी है, तो सबसे पहले जो विभाजन होगा वो होगा सूक्ष्म केंद्रक के अंदर। तो नेक्स्ट जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये पैरामीशियम है, यहाँ पर एक ओरल ग्रूव बनी है। अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए ये ओरल ग्रूव जो होगी वो डिसअपियर होगी। तो इस ओरल ग्रूव को हमको डैश डैश में इस प्रकार से बनाना है। अगर ये बनी है इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका डिसअपियर हो रहा है, टूट रही है। उसके बाद में जो न्यूक्लियस है
अभी बृहद न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से जो माइक्रोन्यूक्लियस है, जो मैंने आपको मेटाफेज अवस्था में बताया था, उस तरीके का एक आकार ले लेगा और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो हैं वो अभी उसी तरीके से यहाँ पर व्यवस्थित होंगी। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स में कोई भी चेंज नहीं आता है और सीलिया जो है वो उसी प्रकार से कार्य करते रहते हैं। आगे बात करते हैं, ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो माइक्रोन्यूक्लियस है इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का निर्माण हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ओरल ग्रूव डिसअपियर हो रही है। नेक्स्ट जो इसका डायग्राम है, इस प्रकार से यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है अभी भी इसकी स्थिति उसी प्रकार से बनी हुई है और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है मैक्रोन्यूक्लियस वो डंबल शेप ले लेगा, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। और यहाँ पर जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो लेंथ में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब अब जो माइक्रोन्यूक्लियस है उसकी स्थिति कैसी है, एनाफेज के अंदर वो पहुँच चुका है और यहाँ पर ओरल ग्रूव जो है वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुकी है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल उसी प्रकार से है। नेक्स्ट प्रोसेस में जब ये न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं तो पैरामीशियम के बीच में खांच बन जाती है जिसको कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं और अंत में पैरामीशियम जो है वो इस प्रकार की आकृति ले लेगा। इस प्रकार की, इसमें बीच में खांच बन जाएगी जिसको हम बोलेंगे कॉन्स्ट्रिक्शन। दोनों जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। एक माइक्रोन्यूक्लियस यहाँ पर और दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगा और माइक्रोन्यूक्लियस के पास में ही जो ये डंबल शेप में मैक्रोन्यूक्लियस बना है, ये दोनों मैक्रोन्यूक्लियस भी क्या होंगे, डिवाइड होकर के अलग अलग पैरामीशियम के अंदर व्यवस्थित हो जाएंगे। यहाँ पर जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हैं, एक पैरामीशियम में दो हैं, तो यहाँ पर दो पैरामीशियम का निर्माण हो रहा है। तो दो पैरामीशियम में कितनी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल उपस्थित होनी चाहिए, कम से कम 4, क्योंकि एक पैरामीशियम में दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल उपस्थित हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं क्या, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, संकोचनशील रिक्तिका। एक पैरामीशियम में दो हैं तो इसी प्रकार से यहाँ पर दो पैरामीशियम बनने वाले हैं। तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होती है, विभाजित होती है और एक पैरामीशियम के अंदर दो बन जाती हैं। इसका मतलब यहाँ पर इस प्रकार से दो जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर इसको भोजन की भी आवश्यकता है, तो जो ओरल ग्रूव, ये जो ओरल ग्रूव बनी है जो डिसअपियर हो गई थी, वो उसका निर्माण भी यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर नई ओरल ग्रूव दोनों पैरामीशियम के अंदर निर्मित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो है वो पैरामीशियम क्या हो गया, दो बन चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ से ये सेपरेट होने बाकी है। तो ये जो डिवीजन की फॉर्म है अलैंगिक जनन में, टाइमिंग 30 मिनट की इसके अंदर क्या होता है, टाइमिंग लगती है। कम से कम 30 मिनट जो लगते हैं इस पूरी प्रोसेस को होने में लगते हैं, लेकिन पैरामीशियम को एक दूसरे से सेपरेट होने में जो सेपरेशन टाइमिंग होती है वो कम से कम 2 आवर होती है। कम से कम 2 घंटे इसको एक दूसरे से अलग होने में लगते हैं। तो यहाँ पर टोटल 2.5 घंटे का वक्त लगता है। पैरामीशियम एक दिन में जो अलैंगिक जनन करता है कम से कम 3 से 4 बार करता है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाया है हमने, इसमें लेबलिंग कर लेना, ये इसके सीलिया है, इसमें ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, उसके बाद में न्यूक्लियस की बात की जाए तो ये है मैक्रोन्यूक्लियस और दूसरा है माइक्रो न्यूक्लियस। एग्जाम में आपको इसी तरीके का डायग्राम बनाना है। इसके पहले भी मैं जो डायग्राम बना चुका हूँ वो भी बनाने हैं। ओरल ग्रूव, उसके बाद में यह है दूसरी
जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, जिसमें हमने ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ा था, जो दोनों स्ट्रक्चर में उपस्थित रहती हैं, ठीक है। एक ये जो है वो डायग्राम ए बी सी डी, और एक और लास्ट में मैं जो डायग्राम बना रहा हूं जिसमें पैरामीशियम क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। तो यहां से हम जो है वो एक नया डायग्राम बनाएंगे जिसमें आपको समझ में आएगा कि पैरामीशियम सेपरेट होने के बाद में कैसे दिखते हैं। तो यहां पर ही मैं आपको बता देता हूं, ये दोनों पैरामीशियम जब सेपरेट हो जाएंगे तो इस प्रकार से इनकी संरचना जो है वो दिखेगी। आकार में छोटे होंगे, धीरे धीरे पोषण ग्रहण करने के बाद में या भोजन ग्रहण करने के बाद में इनके जो आकार हैं उस आकार के अंदर आकार जो है वो इनका बढ़ता जाता है। यहाँ पर जो है ये ओरल ग्रूव है, पाचन, न्यूट्रिशन और डाइजेशन की जो हमने बात की थी, इजेशन या उत्सर्जन की, वो सब यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। और पैरामीशियम जो है वो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो जो केंद्रक है दो भागों में विभाजित है, एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं दोनों। यहाँ पर ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दोनों अलग अलग बन चुकी है। और पैरामीशियम लोकोमोशन के लिए अपने ऊपर सीलिया या पक्षमाप भी उत्पन्न कर लेते हैं या डेवलप हो जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल आपको पता है एक प्रकार का प्रोटीन है, प्रोटीन जिसे हम ट्यूबुलिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो ये जो सीलिया बने हुए हैं ये उसी माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है पूरा डायग्राम डी के बाद में ई, ये पूरा डायग्राम जो है वो आपको ए से लेकर के ई तक एग्जाम में बनाना है। कोई समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करें, ठीक है। और नोट्स जो हैं वो आपको PHP प्लस की एप्लीकेशन पर उपस्थित हैं, अवेलेबल हैं, वहां से देख करके इसे कंप्लीट करें। धन्यवाद।